वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी हम लोग एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे कर रहे हैं साथियों। और पेपर 1 में मध्य प्रदेश जीके को देख रहे हैं और एमपी जीके में आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक परिदृश्य, हिस्टोरिकल लैंडस्केप ऑफ मध्य प्रदेश। ये हमारा आज का टॉपिक है और हमारा टारगेट है 45 प्लस। तो 45 प्लस प्रश्नों को सही करना है, ये टारगेट है। तो आप हमारे साथ बने रहें। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा होगा पेपर 1, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1, आप उसमें जाके प्रीवियस सभी क्लासेस को देखें। और अगर सभी क्लासेस को देखते हैं और आगे भी बने रहते हैं तो 45 प्लस से आपको कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग सिलेबस यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, इधर उधर का कुछ भी नहीं है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। ये है कि मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक परिदृश्य को हम लोग देखेंगे। तो आप समझ लें, ऐतिहासिक स्रोत यानी इतिहास को जानने के जो स्रोत होते हैं, इतिहास को जानने के जो साधन होते हैं, उसके दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। जैसा सामान्यतः पूरे विश्व के इतिहास को इसी तरह 3 भागों में बांटा गया स्रोत के आधार पर। तो मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। तो मध्य प्रदेश के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक नंबर क्या, प्रागैतिहासिक काल, यानी ऐसा समय काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। आपको पता ही है, प्राचीन काल में आदि मानव को लेखन शैली नहीं आती थी, वो लेखन से परिचित नहीं थे, वो लिख नहीं पाते थे। तो उस काल, उस दौर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल, जिसका कोई लिखित विवरण है ही नहीं। इसके बाद दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल हो गया मिडिल वाला सिचुएशन। आद्य ऐतिहासिक काल में जिसका लिखित विवरण तो है लेकिन क्या पढ़ा नहीं जा सका है, जिसका लिखित विवरण को नहीं पढ़ा जा सका है। लिखित विवरण यहाँ तक क्या, लिखित विवरण ही नहीं था, उपलब्ध ही नहीं है। यहाँ के उपलब्ध है, यहाँ उपलब्ध है लिखित विवरण, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। पर किस तरह का लिखा है वही वहाँ पे नहीं है, उसके लिपि को नहीं जान पाए लोग। अगला है ऐतिहासिक काल, जिसके लिखित विवरण को पढ़ा जा सका है। तो 3 तरह से बांटा गया है मध्य प्रदेश के इतिहास को। और ये जो बांटा गया है 3 तरह से, ये सिर्फ मध्य प्रदेश पर ही लागू नहीं होता है। भारत के इतिहास को भी लिखा जाएगा तो ऐसे ही, चीन के इतिहास को भी ऐसे ही, स्रोत के आधार पर ऐसे ही 3 भागों में बांटा गया है पूरे विश्व के इतिहास को। तो मध्य प्रदेश भी पूरे विश्व का ही एक पार्ट है। तो मध्य प्रदेश के इतिहास को भी इन 3 भागों में बांट कर हम लोग देखेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल सबसे पहला है। सबसे पहला कौन सा है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं, जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है। अभी हम लोग प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। वैसा काल जिसका लिखित विवरण नहीं है उसको भी 3 भागों में बांटा गया। पहला है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, जब लिखित विवरण नहीं है तो कैसे बांटेंगे, तो उस काल में जिस प्रकार के औजार मिले हैं, कर सकते हैं, इसके बाद अलावे बर्तन मिले हैं, दैनिक घरेलू प्रयोग में जो यूज होने वाली सामग्री मिली है, उसके आधार पर जो सामग्री मिली है उन सब के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है ना। एक किस्म के जब चीज़ें मिली है तो उसको एक काल में बांट दिया गया, अलग किस्म अलग प्रकार की चीज़ें मिलनी हुई तो उसे अलग काल में बांट दिया गया, और कुछ अलग तरह की मिले है तो उसे एक अलग काल में बांटा गया, यानी 3 कालों में से बांटा गया। पहला है पुरापाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल का पहला है पुरापाषाण काल। तो आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो स्थल ही सबसे पहले देख लें, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम, जब सब्जेक्टिव है नहीं तो आपको डिटेल समझना है। तो मध्य प्रदेश में पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन है, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, बेतवा घाटी, 2 यहाँ पर याद रखें, नर्मदा घाटी, बेतवा घाटी, और भी है नेक्स्ट पेज में। इसके अलावा सोनार घाटी, सोनार घाटी, सोनार घाटी, भीमबेटका की गुफाएं आदि क्या पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल है मध्य प्रदेश के। और इस काल का जो औजार होता था बिना बैंट वाला होता था। औजार में बैंट जैसे लगता है, जैसे कुदाल में बैंट लगता है, कुदाल में बैंट लगता था, वहाँ बैंट नहीं होता था। और कुछ में बैंट भी मिला है, और बैंट किससे होता है, लकड़ी के, लेकिन अधिकतर बिना बैंट वाला मिला है, और कुछ लकड़ी के बैंट वाले मिले हैं।
और उसको क्या बोलते हैं, हस्तकुठार। हस्तकुठार मिले हैं। इस काल का सबसे प्रमुख औजार क्या था, हस्तकुठार। मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख औजार था हस्तकुठार। इसके अलावा खुरचनी भी मिला है, क्रोड मिला है। तो आपका पूछा जाएगा पूरा पाषाण काल के प्रमुख औजार क्या थे मध्य प्रदेश में, तो हस्तकुठार, खुरचनी और क्रोड। याद रखिएगा, बिना बेंट वाला होता था अधिकतर औजार। और 3 को नाम जरूर याद रखें, हस्तकुठार, खुरचनी और क्रोड। ये किसके थे, पूरा पाषाण काल के। अब इसी में हम लोग एक चीज़ देखें, मध्य प्रदेश के प्रमुख पूरा पाषाण स्थल में एक भीमबेटका को भी हम लोग देखें ना, तो भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भीमबेटका को हम लोग अलग से देखेंगे। अलग से उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जानना चाहिए आपको। भीमबेटका किस काल का स्थल आपसे पूछा जाएगा, तो पूरा पाषाण काल का पहला। मध्य प्रदेश का पूरा पाषाण कालीन स्थल है। मध्य प्रदेश के किस जिला में भीमबेटका है, तो रायसेन जिला में। रायसेन जिला में है। आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है, आदि मानवों द्वारा निर्मित शैल चित्रों। शैल मतलब क्या हो गया, पत्थर पर बने चित्रों को, यानी गुफाओं पर चित्र बने हैं, पत्थरों पर चित्र बनाए गए हैं। भीमबेटका की गुफाएं जो हैं, गुफाओं में जो पत्थर होते हैं, पत्थरों से बने हुए गुफा होते हैं, उन गुफाओं पर चित्र बनाए गए, इसलिए इसका नाम है शैल चित्र। शैल मतलब क्या, पत्थर, पत्थरों पर बनाए गए चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 750 गुफाएं टोटल भीमबेटका में, जिसमें 500 गुफा चित्रों द्वारा सुसज्जित है। इससे पता चलता है यहाँ पर आदि मानव रहते थे। सबसे बड़ी बात है कि 2003 में, सन 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यानी विश्व का ये धरोहर स्थल है, यूनेस्को के सूची में इसका नाम है। कब इसको किया, 2003 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से, पहले इसको देखेंगे। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, नर्मदा, चंबल, बेतवा और इनकी सहायक नदियों की घाटियाँ। सब मैंने याद रखिएगा, नर्मदा, चंबल, बेतवा। नर्मदा, चंबल और बेतवा जो घाटी है इन नदियों की, वहाँ पर भी मध्य पाषाण काल के कसरत प्रमाण मिलते हैं, और ये मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल है। इस काल में जो औजार बने होते थे उसमें थोड़ा क्वालिटी चेंज हो गया था। इस काल के जो औजार बने होते थे वो अच्छे अच्छे पत्थरों से बने होते थे, उच्च कोटि के पत्थरों से, जैसे जेस्पर, चट, क्वार्ट्ज इत्यादि उच्च कोटि, है ना, हाई क्वालिटी के पत्थरों से बने औजार होते थे। पहले पूरा पाषाण काल में ऐसा हाई क्वालिटी के इन पत्थरों का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन मध्य पाषाण काल में जेस्पर, चट, क्वार्टर आदि उच्च कोटि के पत्थरों से बने औजार मिलने लगे। इस काल के औजार छोटे छोटे होते थे, और छोटे छोटे औजारों में कौन कौन प्रमुख होते थे, जैसे खुरचनी, कहीं खुरचने के लिए जो हम लोग खुरचनी उपयोग करते हैं, छोटा रहता है वो सारे औजार। नोक, किसी जैसे कि हम लोग तीर धनुष चलाते हैं तो तीर के आगे किनारे जो सबसे आगे जो चीज़ लगाता है, नोक, इसी का बेधनी, है ना, ये सारे चीज़ इस काल के प्रमुख औजार थे। कौन कौन, खुरचनी, नोक और बेधनी, जो छोटे छोटे औजार होते थे, है ना। नोक ना आगे नुकीला भाग जो लगा होता है, खुरचनी खर्चने के लिए खुरपी तरह का, तो छोटा सा ही होता था, बेधनी भी छोटा सा ही होता है। ये सारे औजार कम कहाँ मिलते थे, मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजार थे। यहाँ के औजार बहुत छोटे छोटे होते थे। मध्य प्रदेश में जो मध्य पाषाण काल है, इस काल की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल आदमगढ़, होशंगाबाद है। यानी जैसे भीमबेटका हो गया कौन सा स्थल, वो था पूरा पाषाण काल का। इसी प्रकार आदमगढ़ पूछेगा, आदमगढ़, है ना, आदमगढ़ किस काल का था, तो मध्य पाषाण का। और मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल की संस्कृति के लिए आदमगढ़ बहुत ही प्रसिद्ध है और प्रमुख स्थान है। तो आदमगढ़ किस जिले में है, होशंगाबाद जिले में है। और आदमगढ़ किस काल का स्थल है पूछा जाएगा, तो ये मध्य पाषाण काल का स्थल है, मध्य प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जैसे आपको पता ही है, नया, नव मतलब क्या, नया, कुछ नया नया चीज़ आया इस काल में, इसलिए इसका नाम ही रख दिया है नवपाषाण काल। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थल है नवपाषाण काल के, देखिए सागर, जबलपुर, दामोह, होशंगाबाद तथा छतरपुर जिलों में नवपाषाण कालीन औजार मिले हैं। मतलब ये नवपाषाण कालीन स्थल है। कौन कौन से स्थल है, सागर, जबलपुर, दामोह,
होशंगाबाद और छतरपुर, यानी ये 5 स्थल को याद रखेंगे आप। सागर, जबलपुर, दामोह, होशंगाबाद और छतरपुर, ये नवपाषाण कालीन स्थल है, क्योंकि नवपाषाण कालीन औजार मिले हैं। औजारों में कौन कौन से औजार इस दौर में होते थे? औजारों में सेल्ट होता था। देखिए औजारों का ना अलग अलग क्वालिटी यहाँ आने लगा। औजारों में सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसुला। सेल्ट, कुल्हाड़ी और बसुला इस काल के प्रमुख औजार थे। सेल्ट, कुल्हाड़ी और बसुला। इस काल का सबसे खास बात जो है वो हम लोग यहाँ पे देखें आप। इस काल में जिसने इस काल को कह सकते क्रांतिकारी काल बना दिया, इसलिए इसको नवपाषाण काल बोलते हैं, क्योंकि इस काल में पहली बार कृषि, पशुपालन, गृह निर्माण और अग्नि के प्रयोग जैसे क्रांतिकारी कार्यों को अपनाया गया। तो आपसे पूछा जाए कृषि का विकास किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। पशुपालन का नवपाषाण काल में। लोग घरों का निर्माण कब से करने लगे? तो ये भी आपका नवपाषाण काल में। अग्नि का पहली बार प्रयोग कब हुआ? नवपाषाण काल में। चारों को एकदम बिल्कुल याद। कृषि, पशुपालन, गृह निर्माण और अग्नि। कृषि, पशुपालन, गृह निर्माण और अग्नि, ये किस काल की घटना है? तो नवपाषाण काल की। तो मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक परिदृश्य में हम लोग प्राचीन काल को देख रहे थे। इसमें आज के लिए इतना ही साथियों। आगे हम लोग फिर जैसे बढ़ेंगे, अभी मध्य प्रदेश का इतिहास ही चलेगा। आगे इसके बाद मध्य प्रदेश के इतिहास में अगली कड़ी को पढ़ेंगे, जैसे कि आपका कह सकते हैं ताम्रपाषाण काल, लौह संस्कृति। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग फिर आधुनिक मध्य प्रदेश के इतिहास तक आने का प्रयास करेंगे। और बड़े सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बड़े अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ ये सारे क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। तो पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की क्लासेस बिल्कुल फ्री में करें, बिल्कुल अच्छे से करें, अकॉर्डिंग सिलेबस करें, और एग्जाम में 45 प्लस मार्क्स आप आंसर सही करें 45 प्लस, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए एक ही माध्यम है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी क्लासेस के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, उसे देख सके, अपनी तैयारी को बुलंद कर सके। इसके साथ ही जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी निकलती है, इसकी सूचना भी सबसे पहले यहीं मिलेगी, समुचित गाइडलाइन भी आपको यहाँ मिलेगी, और बिल्कुल मुफ्त में। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा साथियों, और जुड़ने के लिए एक ही माध्यम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।